अब चलो हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, कुछ इस तरह से 1 0 0 0 2 0 0 0 -2, ठीक है। और बोला कि ए का पावर -2 कैलकुलेट करो, ठीक है। तो ए का पावर -2 इज बेसिकली ए इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले ए इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स तुरंत निकल जाएगा क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ए इनवर्स में डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल ले लो, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 2 का 1/2 और -2 का रेसिप्रोकल -1/2 और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0, ठीक है। ये मिला ए इनवर्स। तो ए का पावर -2 इज ए इनवर्स का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है या डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर ले लेना है। तो अगर ए का पावर -2 निकालना है तो डायगोनल एलिमेंट्स के स्क्वायर ले लेना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, -1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। तो दिस इज ए का पावर -2। उसी तरह से ए का पावर -3 भी कैलकुलेट कर सकते हो। ए का पावर -3 में डायगोनल एलिमेंट्स का क्यूब होना चाहिए, तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 और इसका एलिमेंट्स है 1 -1 1 0 2 -3 2 1 0 एंड बी इज ए मैट्रिक्स which is equal to adjoint A and C is another matrix which is equal to 5A. Then you have to calculate determinant of adjoint B upon determinant of C. ठीक है। देखो B और C दोनों एक टर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट A कैलकुलेट किया जाए। तो लेट अस कैलकुलेट डिटर्मिनेंट A। तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग स्पैन कर लो। तो जब 1 लेंगे तो 0 -3 3 0 में 0 हो गया। 2 जब लेंगे तो 3 -2 1, तो 2 × 1 2, तो 3 + 2 5, मीन डिटर्मिनेंट ए इज 5, ठीक है। अब एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट, बी है क्या, एडजॉइंट ए है, तो बी की जगह पर लिख दो एडजॉइंट ए। और अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए है 5, n होता है यहाँ पे ऑर्डर, n है 3 -1 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 का पावर 4 हो गया। 5 का पावर 4 इज 625। तो एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट हुआ 625, ठीक। इसके बाद डिटर्मिनेंट सी चाहिए। डिटर्मिनेंट सी के लिए हम लोग यूज करेंगे C = 5A। तो C की जगह पे 5A डाल दिए, तो डिटर्मिनेंट 5A। 5 एक स्केलर है, A मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा 5 का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A, n होता है ऑर्डर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे 3 है। 5Q इज 125 और डिटर्मिनेंट A इज 5, तो दिस इज 625। मतलब एडजॉइंट B का डिटर्मिनेंट है 625, डिटर्मिनेंट C भी है 625। The determinant of adjoint B upon determinant of C is 625 upon 625, which is 1. So this is our answer. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि इफ मैट्रिक्स B इक्वल टू
5 2 alpha 1 0 2 1 alpha 3 minus 1 is the inverse of a 3 by 3 matrix A. ठीक है, मतलब दिस मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A. Then the sum of all values of alpha for which determinant A plus 1 is equal to 0 each. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि मैट्रिक्स B इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, मीनिंग B इक्वल टू A इनवर्स. ठीक है, और ऐसा दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट A प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट A प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स B इक्वल टू A इनवर्स है, इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स B का डिटर्मिनेंट इक्वल टू A इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और A इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A. तो डिटर्मिनेंट B इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A, तो डिटर्मिनेंट A मस्ट बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट B. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट A जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट B. तो सिंप्लीफाई करोगे तो मिलेगा डिटर्मिनेंट B इक्वल टू -1. ठीक है, अब डिटर्मिनेंट B कैलकुलेट किया जाए तो डायरेक्ट इसको एक्सपैंड कर दो अलोंग फर्स्ट कॉलम. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट B मिलेगा 5 इंटू -2 -3, 0 तो कुछ नहीं होगा, फिर अल्फा इंटू 2 अल्फा -2 इक्वल टू राइट साइड में -1. डिटर्मिनेंट B का वैल्यू हम लिख दिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में -1 यहाँ से. ठीक है, -2 -3 -5 इंटू 5 -25 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा इक्वल टू -1. तो इसको लिख सकते हो 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -24 इक्वल टू 0. 2 कॉमन निकाल लो तो अल्फा स्क्वायर अल्फा -12 इक्वल टू 0. तो मिलेगा अल्फा -4 इंटू अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा अल्फा इक्वल टू 4 और -3. तो हमसे पूछा गया है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा. तो अल्फा का 2 वैल्यू है, एक 4 है और एक -3. तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा क्या मिलेगा, तो 4 प्लस -3 विच इज 1. तो दिस इज आवर आंसर. ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कुछ तो था नहीं इसमें, बस प्रॉपर्टी याद होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि लेट A एंड B बी 2 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस सच दैट डिटर्मिनेंट AB A ट्रांसपोज इक्वल टू 8 एंड डिटर्मिनेंट AB इनवर्स इक्वल टू 8. देन डिटर्मिनेंट BA इनवर्स B ट्रांसपोज इक्वल टू. ठीक है, चलो ठीक है, हमें बताना है कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ B A इनवर्स B ट्रांसपोज. ठीक है, तो उसके लिए देखा जाए कि क्या क्या दिया हुआ है. तो हम लोग को दिया हुआ डिटर्मिनेंट AB A ट्रांसपोज इक्वल टू 8. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B. ठीक है, उसी तरह से अगर डिटर्मिनेंट ABC हो जाए तो लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B इंटू डिटर्मिनेंट C. ठीक है, तो यहाँ पे AB A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट A है, इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B इंटू डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज इक्वल टू 8. ठीक है, और तुम्हें पता है कि A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B इंटू डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 8. ठीक है, अब डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट A ए डिटर्मिनेंट A स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट B इक्वल टू 8. ये फर्स्ट कंडीशन हुआ. ठीक है, सेकेंड कंडीशन है डिटर्मिनेंट AB इनवर्स इक्वल टू 8. ठीक है, डिटर्मिनेंट AB इनवर्स इक्वल टू 8. तो इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B इनवर्स इक्वल टू 8. ठीक है, और तुम्हें पता है डिटर्मिनेंट B इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B. मतलब कुछ इस तरह का रूल होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट A का पावर -1. कुछ इस तरह का रूल होता है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इनवर्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ B का पावर -1.
तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 8। ठीक है, अब ऐसा करो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो डिटर्मिनेंट बी कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ए विच इज डिटर्मिनेंट ए क्यूब। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो मिला डिटर्मिनेंट ए क्यूब, और राइट साइड में 8 इंटू 8 64, 64 इज 4 क्यूब, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 4। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए मिल गया। अब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 का यूज करके डिटर्मिनेंट बी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इक्वेशन 2 का यूज कर लिए, तो इक्वेशन 2 से डिटर्मिनेंट बी होना चाहिए डिटर्मिनेंट ए अपॉन 8। तो डिटर्मिनेंट ए है 4, तो 4 अपॉन 8 मीन्स 1 अपॉन 2, तो डिटर्मिनेंट बी हो गया 1 अपॉन 2। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, डिटर्मिनेंट बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बी इंटू ए इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज का वैल्यू बताना है, तो इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट बी ट्रांसपोज। ठीक है, और बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बी, और पहले से डिटर्मिनेंट बी तो डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर, और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब देखो डिटर्मिनेंट बी पता है 1 अपॉन 2, तो डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन 4, और डिटर्मिनेंट ए है 4, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होगा 1 अपॉन 4, तो दिस इज 1 अपॉन 16, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 अपॉन 16। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, सिंपल प्रॉपर्टीज यूज करना था और आराम से आगे बढ़ना था। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि इफ ए इज ए 3x3 ऑर्डर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, देन बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू 4 ऑप्शन। ठीक है, देखो मैट्रिक्स बी दिया हुआ है ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, और बताना है व्हाट इज बी इंटू बी ट्रांसपोज। तो व्हाट इज बी, बी है ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, तो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म है ए बी का ट्रांसपोज, और हमें पता है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ। ठीक है, तो इधर तो जो लिखा हुआ है रहने दो, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, इस साइड में रिवर्सल लॉ लगा दो, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, हम यहाँ पे यूज किए हैं कि ए बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब आगे इधर कुछ मत करो, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज रहने दो, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए। ठीक है, और इधर ए इनवर्स ट्रांसपोज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें पता है कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है, एसोसिएटिव। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट पहले करा दिए, ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज एक जगह पे हम लोग यूज कर लिए ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, इसके बाद फिर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, तो इन दोनों को एक साथ प्रोडक्ट कर लिए, तो ए इनवर्स इंटू ए, और इन दोनों का एक साथ प्रोडक्ट कर लिए ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए इज आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इनवर्स इंटू ए इज आई, और इधर ए ट्रांसपोज है, इधर भी है ए इनवर्स ट्रांसपोज, यहाँ भी ट्रांसपोज है, यहाँ भी ट्रांसपोज है,
ट्रांसपोज बाहर कर दो और अंदर में रिवर्सल लो, मतलब ए इनवर्स पहले लिखो, ए बाद में लिखो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों जगह ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज बाहर कर दिए और रिवर्सल लॉ कर दिए, मतलब ए इनवर्स पहले लिख दिए, ए बाद में लिख दिए। फिर यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए है, ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई, ठीक है। तो मिला आई इंटू आई ट्रांसपोज, आई ट्रांसपोज इज आई, आई ट्रांसपोज इज आई, ठीक है। तो आई इंटू आई हो गया और आई इंटू आई क्या होगा, आई। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, ऑप्शन बी। तो सिंपल क्वेश्चन था, आराम से प्रोसीड करना था, ठीक है। इसमें ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी का यूज हुआ और इनवर्स का प्रॉपर्टी का यूज हुआ, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। चलो इस तरह का एक क्वेश्चन है कि A इज ए सिमेट्रिक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, और क्वेश्चन ऐसा है कि A इनवर्स एग्जिस्ट्स इफ फर्स्ट ऑप्शन कि ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ये बोला है कि ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A, तब इस केस में A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ कि A इज ए सिमेट्रिक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मान लो कि मैट्रिक्स A कुछ इस तरीके से है कि डायगोनल एलिमेंट्स मान लो A B है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स C और C है, ठीक है। तो A एक सेकेंड ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में ऐसा बोला हुआ कि ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट रो का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो का ट्रांसपोज क्या होगा, तो A C, ठीक है, कुछ इस तरीके से इक्वल टू सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A क्या है, C B, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो A इक्वल टू C होना चाहिए एंड C इक्वल टू B होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि A इक्वल टू B इक्वल टू C, मतलब मैट्रिक्स A का सारा एलिमेंट्स इक्वल है, ठीक है। तब इस केस में मैट्रिक्स A का सारा एलिमेंट्स मान लो A है, ठीक है। तो व्हाट इज डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट A होगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर विच इज 0, ठीक है। डिटरमिनेंट A 0 हो गया, मतलब कि A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तब तो A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। तो मैट्रिक्स A एक सिमेट्रिक सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है ट्रांसपोज ऑफ सेकेंड रो ऑफ मैट्रिक्स A। तो सेकेंड रो है C और B, जिसका ट्रांसपोज होगा CB इक्वल टू फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A। फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A है AC, ठीक है। तो यहाँ से मिला C इक्वल टू A और B इक्वल टू C, तो अल्टीमेटली मिला A इक्वल टू B इक्वल टू C। तो वंस अगेन इस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट्स इक्वल होगा, और अगर ऐसा हुआ तो व्हाट इज डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट A विल बी 0। डिटरमिनेंट A 0 हो गया, मतलब कि A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन A इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए A मस्ट बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तब इसलिए हम ऐसा बोलेंगे कि A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ऐसा दिया हुआ कि A इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, with non-zero entries in
मेन डायगोनल, ठीक है। तो ये एक सिमेट्रिक सेकेंड ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर में अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होना चाहिए, और ऐसा बोला हुआ है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं है। मान लो कि डायगोनल एलिमेंट्स आर ए बी, ठीक है, और ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर ऐसा हुआ तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए? डिटर्मिनेंट होगा ए बी, क्योंकि ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल of matrix A is not equal to square of integer। अच्छा, इस क्वेश्चन में और भी दिया हुआ है कि इसका जो इंटीजर है वो सिर्फ इंटीजर्स है। इस मैट्रिक्स A का जो इंटीजर है आर ओनली इंटीजर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, मैंने पहले नहीं लिखा था, लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि इंटीजर आर ओनली इंटीजर्स, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर इन द मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इंटीजर, स्क्वायर ऑफ ए इंटीजर, ठीक है। कि मेन डायगोनल का जो इंटीजर है उसका प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए इंटीजर, ठीक है। तो मान लो कि मैट्रिक्स ए कुछ इस तरह से है, डायगोनल एलिमेंट्स ए बी और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सी सी, ठीक है। तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए? डिटर्मिनेंट ए होगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और बोला हुआ है कि जो मेन डायगोनल का एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इधर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन सी स्क्वायर इज पक्का परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, क्योंकि सी इंटीजर है। इंटीजर इंटीजर्स मतलब ए बी सी तीनों इंटीजर है, तो सी इंटू सी क्या है? सी स्क्वायर। सी स्क्वायर एक इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ए बी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। तो अगर ए बी और सी स्क्वायर इक्वल नहीं हो सकता है तो डिटर्मिनेंट ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब कि ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट था, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ है कि लेट m and n be two 3x3 skew symmetric matrices such that m into n equal to n into m, मतलब m और n कम्यूट कर रहा है, ठीक है। देन m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू m ट्रांसपोज इंटू n का इनवर्स इंटू m इंटू n इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू 4 ऑप्शंस। सॉल्व किया जाए। तो हमें बताना है m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू m ट्रांसपोज n इनवर्स इंटू m इंटू n इनवर्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाए और इसको सिंप्लीफाई किया जाए, दोनों में रिवर्सल लॉ लगेगा। हम जानते हैं a इंटू बी का इनवर्स इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और a इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले रिवर्सल लॉ लगाया जाए। तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर का कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मिलेगा एन इनवर्स इंटू एम ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा एन इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू एम ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिवर्सल लॉ यूज किए हैं।
रिवर्सल लॉ कुछ इस तरह से है कि ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, और ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो ऐसा किए कि इस एम स्क्वायर एन स्क्वायर को ऐसे लिख दिए, एम स्क्वायर एन इंटू एन, और यहाँ से एन इनवर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई किए, और एम ट्रांसपोज का इन्वर्स अलग रहने दिए। इधर साइड में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एन इनवर्स ट्रांसपोज को लिख सकते हैं एन ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू एम ट्रांसपोज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बस हम लोग ऐसा किए कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो एन इंटू एन इन्वर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको लिख दिए एम स्क्वायर एन इंटू आई। ठीक है, अब एम ट्रांसपोज एन ट्रांसपोज और एम ट्रांसपोज के लिए हम गिवन कंडीशन का यूज करेंगे कि एम एंड एन आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो तुम्हें पता होगा कि अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे एम और एन दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो एम ट्रांसपोज माइनस एम होगा और एन ट्रांसपोज माइनस एम होगा। ठीक है, तो एम ट्रांसपोज की जगह पे माइनस एम लिख दिए, एन ट्रांसपोज की जगह पे माइनस एन लिख दिए, और एम ट्रांसपोज की जगह पे माइनस एम लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो वही मैट्रिक्स होगा। मतलब एम स्क्वायर एन इंटू आई इज एम स्क्वायर एन। ठीक है, इधर माइनस एम इनवर्स है, तो माइनस एम इनवर्स विल बी माइनस ऑफ एम का पावर माइनस वन, माइनस एन इनवर्स होगा माइनस इंटू एन इनवर्स के बराबर होगा, और इधर माइनस एम, तो तीन माइनस 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 ओवरऑल माइनस होगा, तो ओवरऑल माइनस। ठीक है, इसमें बचा एम इनवर्स, इसमें बचा एन इनवर्स, इसमें बचा एम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ऐसा करो कि एम स्क्वायर एन को तुम लिख सकते हो एम इंटू एन, माइनस आगे है, और एम इंटू एन। ठीक है, और एम एन इक्वल टू एन एम दिया हुआ है, एम एन इक्वल टू एन एम दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका यूज कर लेते हैं। एम एन की जगह पे एन एम लिख दिए, तो माइनस एम इंटू एन एम, इधर एम इनवर्स एन इनवर्स एम। ठीक है, तो इसमें कुछ किए नहीं है, गिवन जो कंडीशन है उसका यूज किए। ठीक है, अब देखो, अब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है, तो एम और एम इनवर्स एक साथ कर लो। ठीक है, तो माइनस एम एन, एम और एम इनवर्स इंटू एन इनवर्स एम, एम इंटू एम इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका यह आई हुआ एन इनवर्स एम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही बचेगा, तो एम इंटू एन इंटू आई विल बी एम एन, और इधर एन इनवर्स एम है। अब यहाँ पे एन इंटू एन इनवर्स कर लो, तो एन इंटू एन इनवर्स क्या होगा, आई, तो एम इंटू आई तो एम ही होगा, तो माइनस एम इंटू एम बचा, विच इज माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू एक डेंजरस मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है ई का पावर टी, ई का पावर माइनस टी कॉस टी, ई का पावर माइनस टी साइन टी, ई का पावर टी, ई का पावर माइनस टी कॉस टी माइनस ई का पावर माइनस टी साइन टी, माइनस ई का पावर टी साइन टी प्लस ई का पावर माइनस टी कॉस टी, ई का पावर टी, टू ई का पावर माइनस टी साइन टी माइनस टू ई का पावर माइनस टी कॉस टी। ठीक है, देन ए इज फर्स्ट ऑप्शन इनवर्टिबल ओनली व्हेन टी इक्वल टू पाई।
सेकेंड ऑप्शन इन्वर्टिबल फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू आर, थर्ड ऑप्शन नॉट इन्वर्टिबल फॉर एनी टी बिलोंग्स टू आर, और फोर्थ ऑप्शन इन्वर्टिबल ओनली व्हेन टी इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, देखो चारों ऑप्शन में बस यही चेक करना है कि मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल कब होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट यही है कि डिटर्मिनेंट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो पहले डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करना होगा। तो देख सकते हो डिटर्मिनेंट में कि फर्स्ट कॉलम से e का पावर t कॉमन निकाला जा सकता है, सेकेंड कॉलम से e का पावर माइनस t कॉमन निकाला जा सकता है, और थर्ड कॉलम से भी e का पावर माइनस t कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट a मिलेगा फर्स्ट कॉलम से e का पावर t, सेकेंड कॉलम से e का पावर माइनस t, थर्ड कॉलम से e का पावर माइनस t। तो फर्स्ट कॉलम में बचा 1 1 1, सेकेंड कॉलम में cos t माइनस cos t माइनस sin t, 2 sin t, थर्ड कॉलम में बचा sin t माइनस sin t प्लस cos t माइनस 2 cos t। ठीक है, अब ऐसा करो कि सेकेंड रो से फर्स्ट रो को माइनस कर लो और थर्ड रो से फर्स्ट रो को माइनस करो ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इंट्रोड्यूस हो। ठीक है, तो हम लोग R2 से R1 को माइनस कर लिए और R3 से R1 को माइनस कर लिए। ठीक है, तो मिलेगा डिटर्मिनेंट A इक्वल टू, इधर साइड में e का पावर t, e का पावर माइनस t कैंसिल, तो e का पावर माइनस t बचा। ठीक है, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किए हैं तो जो है वही रहने दो। सेकेंड रो से फर्स्ट रो को माइनस किए तो 0, माइनस cos t माइनस 2 cos t माइनस sin t, माइनस sin t माइनस 2 sin t प्लस cos t। ठीक है, फिर थर्ड रो से फर्स्ट रो को माइनस किए तो 0, 2 sin t माइनस cos t माइनस 2 cos t माइनस sin t। ठीक है, अब फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लो तो कुछ ऐसा मिलेगा, माइनस 2 cos t माइनस sin t माइनस 2 sin t प्लस cos t, 2 sin t माइनस cos t माइनस 2 cos t माइनस sin t का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड करो, t का पावर माइनस t इंटू दिस, तो माइनस 2 cos t इंटू माइनस 2 cos t, 4 cos स्क्वायर t माइनस 2 cos t इंटू साइन t प्लस 2 sin t cos t माइनस sin t इंटू माइनस 2 cos t, तो प्लस 2 sin t cos t माइनस sin t इंटू माइनस sin t प्लस sin स्क्वायर t, फिर माइनस 2 sin t इंटू माइनस 2 sin t माइनस 4 sin स्क्वायर t, 2 sin t इंटू cos t प्लस 2 sin t cos t माइनस cos t इंटू माइनस 2 sin t, तो प्लस 2 sin t cos t माइनस cos t प्लस cos t माइनस cos स्क्वायर t। ठीक है, 2 sin t cos t और इधर माइनस 2 sin t cos t कैंसिल, 2 sin t cos t और इधर माइनस 2 sin t cos t कैंसिल। ठीक है, 4 cos स्क्वायर t माइनस cos स्क्वायर t इज 5 cos स्क्वायर t, sin स्क्वायर t माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर t, तो 5 sin स्क्वायर t। ठीक है, तो यहां से मिला डिटर्मिनेंट a इक्वल टू e का पावर माइनस t इंटू 5 कॉमन निकाल लो, cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, तो cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इज 1, 5 इंटू 1 इज 5, तो 5 e का पावर माइनस t, और e का पावर माइनस t कभी भी 0 नहीं हो सकता है, मीनिंग डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या A इन्वर्टिबल होगा फॉर एवरी t बिलोंग्स टू R। ठीक है,
टी कुछ भी हो, मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, क्योंकि 5p का पावर मास टी तो किसी भी टी के लिए 0 हो नहीं सकता है, ठीक है। तो टी कुछ भी हो, डिटर्मिनेंट ए 0 हो नहीं सकता है, तो इसके लिए ऑप्शन हुआ इन्वर्टिबल फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना था, लेकिन इसको आराम से प्रोसीड करते गए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। ठीक है, तो एडजॉइंट और इन्वर्स में इतना ही था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तुम लोग घर में ऐसा करो कि सबसे पहले NCERT से एडजॉइंट और इन्वर्स बना लो, या किसी भी बोर्ड लेवल बुक से एडजॉइंट या इन्वर्स पहले बना लो, उससे तुम्हारा बोर्ड लेवल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे पास कोई भी पैकेज हो, कोई भी पैकेज या कोई भी बुक हो कंपटीशन लेवल, उससे तुम एडजॉइंट और इन्वर्स का क्वेश्चन से बनाओ, होपफुली सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।